हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन आवर न्यू क्लास। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक सेल किसको कहते हैं? प्रोकैरियोटिक जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर के बना है, एक प्रो और दूसरा कैरियन। प्रो का मीन्स होता है प्रिमिटिव और कैरियन का मीन्स होता है न्यूक्लियस, यानी ऐसे सेल्स जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस किसे कहते हैं? ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, अब्सेंट होती है, जेनेटिक मटेरियल नेकेड टाइप का होता है, उसे कहते हैं प्रिमिटिव न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में कैसा न्यूक्लियस होता है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं। पहला है बैक्टीरिया, दूसरा ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इन सब में जो सेल्स पाई जाती हैं वो प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल्स होती हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो साइज में स्मॉलर होती हैं, लेकिन ये जो है फास्ट मल्टीप्लिकेशन करती हैं। यूकैरियोटिक सेल्स की अगर कंपैरिजन करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वो बहुत ही फास्ट मल्टीप्लाई करती हैं। जैसे अगर देखें कि ई कोलाई बैक्टीरिया जो है वो 20 मिनट्स में एक बार डिवाइड हो जाता है। तो ये साइज में स्मॉलर होती हैं लेकिन मल्टीप्लाई वेरी फास्ट। इनका ऑर्गेनाइजेशन देखें तो फंडामेंटली क्या होती है? प्रोकैरियोटिक सेल सिमिलर होती हैं। क्यों? क्योंकि इनके सेल में कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते, इसलिए जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं लगभग क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं। अब अगर इनकी शेप की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो शेप में क्या करती हैं? वेरी करती हैं। इनमें लगभग 4 तरह की शेप पाई जाती है। पहली है रोड शेप बैक्टीरिया, रोड शेप। तो 4 तरह की शेप प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती हैं। पहला है रोड शेप, जिनकी शेप कुछ इस तरह की होती हैं। इसका एग्जाम्पल है बेसिलस बैक्टीरिया। दूसरी है सर्कुलर शेप, जिसकी शेप कैसी होती है? सर्किल होती है, जैसे कोकस बैक्टीरिया। कोमा शेप, जिनकी शेप कोमा टाइप की होती है, जैसे विब्रियो कोलेरी। और फोर्थ है स्पाइरल शेप, एग्जाम्पल स्पाइरिलम। तो ये 4 तरह की शेप्स बैक्टीरियल सेल में पाई जाती हैं। अब एक पॉइंट आपके है कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनमें शेप चेंजिंग नेचर पाया जाता है, लेकिन ये जो शेप चेंजिंग नेचर है वो सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता। केवल कुछ प्रोकैरियोटिक सेल जैसे माइकोप्लाज्मा, उसी में क्या पाया जाता है? शेप चेंजिंग नेचर पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि माइकोप्लाज्मा जो है उसमें सेल वॉल अब्सेंट होती हैं, और ये सेल वॉल अब्सेंट होती है, इस कारण ये क्या कर सकता है? अपनी शेप को चेंज कर सकता है। इसकी ये जो नेचर होती है उसको बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक नेचर। तो माइकोप्लाज्मा जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है वो अपनी शेप को चेंज कर सकता है। अब अगला पॉइंट है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनमें सेल वॉल क्या होती है? प्रेजेंट होती है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनमें प्रेजेंट होती है, जो यूकैरियोटिक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिमिलर होती हैं। इनकी सेल के अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स भरा रहता है जिसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म, और इसी साइटोप्लाज्म में सेल्स की सारी सेलुलर एक्टिविटीज कंप्लीट होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाया जाता। नो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स और नॉट डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइजोसोम, वैक्यूल्स एंड माइक्रोबॉडीज, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं।
डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, न्यूक्लियस, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं, अब्सेंट। केवल एक ऑर्गेनल प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, वो है राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है उसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम आर आल्सो एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस जो होते हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। जेनेटिक मटेरियल नेकेड टाइप का होता है, यानी डीएनए होता है लेकिन उसमें हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, हिस्टोन प्रोटीन इसमें नहीं पाए जाते, तो इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। और ऐसे न्यूक्लियस को कहा जाता है न्यूक्लियोइड, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसको कहेंगे न्यूक्लियोइड। अब है इनका जेनेटिक मटेरियल। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें जीनोमिक डीएनए पाया जाता है। जीनोमिक डीएनए जो सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए होता है। इस जीनोमिक डीएनए के साथ साथ प्रोकैरियोटिक सेल में एक और डीएनए पाया जाता है जिसको कहा जाता है प्लाज्मिड डीएनए। ये प्लाज्मिड डीएनए स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है। अब ये जो प्लाज्मिक डीएनए होता है उसका क्या फंक्शन है? प्लाज्मिक डीएनए जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल या जैसे बैक्टीरियल सेल जो है उसको यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर देता है। जैसे जिस बैक्टीरियल सेल के अंदर प्लाज्मिड डीएनए पाया जाता है वो एंटीबायोटिक्स के प्रति क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी, यानी एंटीबायोटिक का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा, ये जो प्लाज्मिड डीएनए है वो फॉरेन डीएनए के ट्रांसफॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, जो आप आगे की क्लासों में पढ़ोगे। तो इस तरह से कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं जिसमें ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो जीनोमिक डीएनए होता है, और दूसरा जो डीएनए पाया जाता है जो सर्कुलर डीएनए होता है उसको प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के सेल एनवेलप की। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसके सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। सेल एनवेलप में इसमें 3 तरह की लेयर पाई जाती है। पहली है ग्लाइकोकेलिक्स, सेकंड सेल वॉल और थर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकेलिक्स कौन सी होती है? आउटर मोस्ट लेयर होती है, और ये कंपोजिशन और थिकनेस में क्या होती है, डिफरेंट टाइप की होती है। ग्लाइकोकेलिक्स जो होती हैं, ग्लाइकोकेलिक्स जो है अगर लूज शीट के रूप में होती है तो उसको बोलेंगे स्लाइम लेयर, और अगर ये थिक और टफ होती है तो इसको कहा जाता है कैप्सूल। सेकंड, जो ग्लाइकोकेलिक्स के ठीक अंदर की ओर लेयर पाई जाती है उसको कहेंगे सेल वॉल। ये जो सेल वॉल है वो सेल की शेप को डिटरमाइन करती है, और ये रिजिड इन नेचर में कैसी होती है, रिजिड होती है। तो जो सेल की शेप है वो सेल वॉल के कारण ही डिटरमाइन होती है। और थर्ड जो है इनर मोस्ट लेयर, उसको कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, यानी सिलेक्ट करके ये मॉलिक्यूल्स को अंदर बाहर जाने देती हैं। ये यूकैरियोटिक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल सिमिलर होती हैं। तो सेल एनवेलप में 3 तरह की लेयर पाई जाती हैं। सबसे आउटर मोस्ट जो है ग्लाइकोकेलिक्स, उसके अंदर सेल वॉल और सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तीनों मिलकर के प्रोकैरियोटिक सेल का सेल एनवेलप बनाती हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स को एक प्रोटेक्टिव लेयर देता है। अब हम बात करते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके कुछ एक्सटेंशन पाए जाते हैं। जैसे पहला एक्सटेंशन जो प्रोकैरियोटिक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है वो है मीजोजोम्स। ये जो मीजोजोम्स होते हैं वो स्पेशली मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर
होती हैं विच इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। तो मीजोसोम्स जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन होते हैं सेल के अंदर की तरफ। ये जो मीजोसोम्स जो होते हैं वो 3 तरह से बन सकते हैं, एक वेसिकल्स के फॉर्म में, दूसरा टिब्यूल्स के फॉर्म में और थर्ड लेमिली फॉर्म में बनते हैं। और ये तीनों ही फॉर्म जो हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। तो ये है मीजोसोम्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन होते हैं इनटू द सेल। अब हम बात करते हैं कि मीजोसोम जो है उनका क्या फंक्शन है। मीजोसोम्स जो है उनका क्या फंक्शन है। पहला इनका फंक्शन है कि ये सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। सेकंड, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। थर्ड, रेस्पिरेशन एंड फोर्थ, सिक्रेशन। तो मीजोसोम्स क्या करते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। डीएनए जो है उसको डीएनए रेप्लिकेशन यानी डीएनए अपनी जैसी कॉपी बना सकता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन में मीजोसोम क्या करेंगे, हेल्प करते हैं। तीसरा है ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती इसलिए रेस्पिरेशन का काम इनमें कौन करेगा, मीजोसोम्स करेंगे। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। फोर्थ है ये सिक्रेशन में हेल्प करते हैं। ये एंजाइमेटिक कंटेंट जो है उनको इंक्रीज करके सिक्रेशन में भी हेल्प करते हैं। तो ये है मीजोसोम्स के फंक्शन। अब जो सेकेंड एक्सटेंशन पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है वो है क्रोमेटोफोर। कुछ जो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं लाइक साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है साइटोप्लाज्म में एक्सटेंड होकर के क्रोमेटोफोर बनाती है। इन क्रोमेटोफोर पे पिगमेंट्स लगे रहते हैं जो पिगमेंटेशन में हेल्प करते हैं। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये अंदर की ओर एक्सटेंशन करके क्रोमेटोफोर बनाती हैं जिन पर छोटे छोटे पिगमेंट्स लगे रहते हैं। तो ये है क्रोमेटोफोर। अब हम बात करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है मे बी मोटाइल एंड नॉन मोटाइल, दोनों तरह की हो सकती है। अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स मोटाइल टाइप की होती हैं तो उनमें थीन फिलामेंटस एक्सटेंशन पाए जाते हैं फ्रॉम देयर सेल वॉल। इनकी जो सेल वॉल है उससे क्या पाए जाते हैं, थीन फिलामेंटस एक्सटेंशन, जिसको कहा जाता है फ्लैजिला। ये जो फ्लैजिला है उसके 3 पार्ट होते हैं, एक फिलामेंट, दूसरा हुक और थर्ड है बेसल बॉडी। सेल वॉल से बाहर निकला हुआ लंबा पार्ट जो होता है उसको कहा जाता है फिलामेंट। इसके नीचे का पार्ट कहलाता है बेसल बॉडी और फिलामेंट और बेसल बॉडी को आपस में अटैच करने वाला पार्ट कहलाएगा हुक। तो ये तीनों पार्ट किसके हैं, फ्लैजिला के हैं। और ये फ्लैजिला क्या करता है, इसके कारण बैक्टीरियल सेल क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। अब है ये जो बैक्टीरियल सेल्स होती हैं उसमें फिलामेंट के अलावा कुछ और फिलामेंटस या थ्रेड लाइक एक्सटेंशन पाए जाते हैं, जैसे पिलाई एंड फिम्ब्री। पिलाई और फिम्ब्री क्या होते हैं, आर ऑल्सो सरफेस Pili and fimbri are also surface structure of bacteria but do not play a role in motility। यानी पिलाई और फिम्ब्री दोनों क्या पाए जाते हैं, फ्लैजिला की तरह ही सेल वॉल के एक्सटेंशन होते हैं बाहर की तरफ, लेकिन ये जो है सेल की मोटाइलिटी में कोई हेल्प नहीं करते, कोई रोल प्ले नहीं करते। पिलाई क्या होते हैं, पिलाई आर इलोंगेटेड tubular structure made of a special protein. The fimbri a small bristle-like fiber sprouting out of the cell। तो पिलाई जो होते हैं
ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती हैं और स्पेशल प्रोटीन से बनी होती हैं। और ये पिलाई क्या हेल्प करते हैं, एक बैक्टीरियल सेल को दूसरे बैक्टीरियल सेल से जोड़ने में हेल्प करती हैं, अटैच करने में हेल्प करती हैं। जबकि जो फिमरी जो होते हैं वो बैक्टीरियल सेल्स को होस्ट टिश्यू से अटैच करने में या रोक्स से अटैच करने में हेल्प करते हैं। अब है राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएट राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जिनकी साइज होती है 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर। प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाने वाले राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं, जो दो सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, एक 50S और दूसरा 30S। ये दोनों सब यूनिट आपस में इस तरह से अटैच रहती हैं। अगर हम यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम देखेंगे तो उसमें 80S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होते हैं, यानी प्रोटीन सिंथेसिस का काम कहाँ पर होता है? राइबोसोम में ही होता है, इसलिए इनको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। कई सारे जो राइबोसोम होते हैं वो mRNA पर अटैच होकर के क्या बना लेते हैं, एक चेन बना लेते हैं जिसको पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहा जाता है। ये जो पॉलीराइबोसोम है वो mRNA पर अटैच हो जाते हैं और एक चेन बना लेते हैं। राइबोसोम जो होते हैं वो mRNA को प्रोटीन में ट्रांसलेट करने का काम करते हैं। तो ये है प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाले राइबोसोम। अब बात करते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाने वाली इंक्लूजन बॉडीज। प्रोकैरियोटिक सेल में जो रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है वो साइटोप्लाज्म में स्टोर होकर के इंक्लूजन बॉडीज बना लेता है। इन इंक्लूजन बॉडीज के चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती और ये साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, फ्रीली रहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाने वाली इंक्लूजन बॉडीज हैं फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइटोफाइशियन ग्रेन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। ये सब प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाने वाली इंक्लूजन बॉडीज होते हैं। अब है गैश वैक्यूल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इनकी जो सेल्स होती हैं उनमें गैश वैक्यूल्स पाई जाती हैं। तो कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या पाई जाएंगी, गैश वैक्यूल्स भी पाई जाती हैं। अब एक साइंटिस्ट हैं क्रिश्चियन ग्राम, इन्होंने प्रोकैरियोटिक सेल को स्टेन किया था और उस स्टेनिंग के बेस पर इन्होंने देखा था कि कुछ प्रोकैरियोटिक सेल का सेल एनवेलप स्टेन ले लेता है और कुछ का नहीं लेता। तो जो ग्राम स्टेन से स्टेन हो जाते हैं उन बैक्टीरिया को कहा जाता है ग्राम पॉजिटिव, और जो स्टेन नहीं लेते उनको कहा जाता है ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया टेक अप द स्ट्रेन एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डू नॉट टेक द स्ट्रेन। तो ये है आपकी प्रोकैरियोटिक सेल। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल अगर टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल की सेल स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरह की दिखाई देती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल की जो सेल एनवेलप है उसमें 3 लेयर पाई जाती हैं। आउटर मोस्ट ग्लाइकोकेलिक्स, उसके अंदर की ओर सेल वॉल और सबसे अंदर की ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकेलिक्स अगर स्मूथ शीट के रूप में होती है तो इसको स्लाइम लेयर कहेंगे, और अगर ये टफ होगी, हार्ड होती है तो इसको कैप्सूल कहते हैं। शेल वॉल जो होती हैं वो सेल को शेप देती हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिमिलर होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ एक्सटेंशन पाए जाते हैं जैसे मीजोजोम्स, जो सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, सिक्रेशन में हेल्प करता है और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उसके अंदर जो फ्लूइड मैट्रिक्स भरा रहता है उसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म।
इस साइटोप्लाज्म में ही सेल्स की सारी सेल्यूलर एक्टिविटीज कंप्लीट होती हैं। सेल के अंदर की ओर पाया जाता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड में जीनोमिक डीएनए पाया जाता है और इस डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। साइटोप्लाज्म में एक सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जिसको प्लाज्मिड कहा जाता है, जो सेल्स को, प्रोकैरियोटिक सेल्स या बैक्टीरियल सेल्स को एंटीबायोटिक्स के से क्या करता है, रेजिस्टेंस देता है। साइटोप्लाज्म में ही राइबोसोम पाए जाते हैं जो 70S टाइप के होते हैं। कुछ राइबोसोम जो है वो mRNA पे अटैच होकर के चेन बना लेते हैं जिसको पॉलीराइबोसोम कहा जाता है या पॉलीसोम्स भी कहा जाता है, जो mRNA को प्रोटीन में ट्रांसलेट करता है। साइटोप्लाज्म में कुछ इंक्लूजन बॉडीज पाई जाती हैं जो फ्रीली रहती हैं और उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। प्रोकैरियोटिक सेल की जो शेल वॉल होती है उससे फ्लैजिला, पिलाई और फिम्ब्री नामक फिलामेंटस एक्सटेंशन निकले रहते हैं। अगर सेल मोटाइल होती है तो फ्लैजिला पाए जाते हैं। ये फ्लैजिला जो है सेल की मोटाइलिटी में हेल्प करते हैं। पिलाई जो होती है वो एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल को अटैच करने में हेल्प करती है और फिम्ब्री जो होती है वो बैक्टीरियल सेल्स को होस्ट टिश्यू से अटैच करने में हेल्प करती हैं। तो ये है आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।